हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 18 जुलाई 2020 की शाम और एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने अमित शेखर वापस हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग आप स्वयं और आपके परिवार के लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हालाँकि एक छोटी-सी कमेंट्री बनती है जो हमारी सिचुएशन अभी चल रही है। आप देखेंगे कि ऑल इंडिया हर दिन वो रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं नंबर ऑफ केसेस के, तो अपना ख्याल रखें और एक डराने का बिल्कुल विचार नहीं है आपका। अ, आपको जब डराने की कोशिश भी नहीं है बट एक इन्फॉर्मेशन इज़ पावर और जब भी आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होती है तो आप कुछ सही निर्णय भी कर पाएँगे। तो उम्मीद है आप सब लोग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आरोग्य सेतु ऐप के फर्स्ट पेज पे जहाँ पे आपको यू आर सेफ करके आइकॉन आता है, अगर उस आइकॉन को अगर आप क्लिक करें तो उसके नीचे सी द लेटेस्ट कॉन्टैक्ट्स आएँगे, आप उसको ज़रूर क्लिक कीजिए। हो सकता है आपको पहली बार में आपकी डेटा सिंक करने के लिए प्रॉम्प्ट नीचे की तरफ आएगा, उसे ज़रूर कीजिएगा। अब इसका फ़ायदा नुकसान ये है कि नुकसान नहीं, फ़ायदा ये है कि आपको एग्ज़ैक्टली पता चलेगा कि पिछले 30 दिनों में कब तक आप कितने ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं जो अ, शायद कोरोना से खुद भी प्रभावित हुए हैं या उनके जान-पहचान के लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये मैं जब से गाड़ी की डिलीवरी ली और उसके बाद से सडनली एक 20-25 लोग दिखाई देने चालू हो गए थे मेरे उस सर्कल में, तो उसमें सभी 5 मॉडरेट रिस्क, 1 हाई रिस्क दिख रहा है। तो मैंने जब ये चीज़ अपने जान-पहचान के लोगों में शेयर की कि आप भी अपना चेक कीजिए, तो कई लोगों को तो सरप्राइज़िंगली ये पता चला कि उनको ये भी डिटेल मिली है कि आप एक कोरोना पेशेंट के संपर्क में यहाँ पे इतनी देर तक के लिए आए थे। अब फिर से वापस बोल रहा हूँ, डराने का ख़्याल बिल्कुल नहीं है, बट ये इन्फॉर्मेशन है जिसका फ़ायदा हम सब उठा सकते हैं। तो वापस रिक्वेस्ट करूँगा आरोग्य सेतु ऐप को अपडेट करते रहें, खुद की भी सेल्फ असेसमेंट करें और ये चेक करते रहें कि आपके जो संपर्क में लोग हैं, जो आजू-बाजू आपके आए क्या स्थिति है? और अगर भगवान ना करे अभी बहुत सारे लोगों के जान-पहचान और मित्रों में भी आए हैं जिनको कोविड पॉज़िटिव हुआ है, अलग-अलग जगहों पे क्वारंटाइन किया गया है, अलग जगह पे हॉस्पिटल में हैं। अ, भगवान से प्रार्थना है वो सब जल्दी ठीक हों और आप लोग सुरक्षित रहिए। देखिए दैट्स एब्सोल्यूटली ऑलराइट, सी यू इन सम टाइम। आज की टॉपिक पिछली टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो पिछले टॉपिक में हम बात कर रहे थे कि वैदिक काल में खाने के क्या-क्या अलग-अलग प्रकार थे, क्या-क्या चीज़ें मिलती थी और हमने उस दिन आपसे बात किया था कि बेसिकली 12 कैटेगरी ऑफ फूड की बात हुई है आयुर्वेदा में, चरक संहिता। तो हमने सोचा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उस दिन तो हमने आपको खाली सुख धान्य, शमी धान्य और ममसा वर्ग ऐसा करके आगे गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ी डीप डाइव करते हैं, थोड़ी इसकी और जानकारी निकालते हैं। प्रणाम पापा। और तो इस वीक में कुछ-कुछ पढ़ाई की, कुछ किताबें देखी और आज भी काफ़ी रिसर्च हुआ है। तो आज जो चीज़ें निकल के आई वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं हम चरक संहिता की। अब चरक संहिता मतलब चरक ने जो बोला उसकी जो किताब है उसको चरक संहिता बोलते हैं। हालाँकि ये किताब लिखी थी महर्षि अग्निवेश ने और ये अभी से करीब 3000 साल पहले लिखी गई थी। बहुत सालों तक ये चलती रही बट इसकी पॉपुलैरिटी पिछले 2000 सालों में ज़्यादा बढ़ी क्योंकि फिर इसका अनुवाद अरेबिक में हुआ, फिर चरक संहिता का अनुवाद पर्शियन में हुआ और जब ये बुद्धिज़्म आगे बढ़ी है दुनिया के अलग-अलग जगहों पे, तो फिर ये तिब्बतन लैंग्वेज में इसका अनुवाद हुआ है। इसका अनुवाद फिर मंगोलियन लैंग्वेजेज़ में हुआ है और ये पूरी दुनिया में फैली है। टोटल कुछ 30 एक चैप्टर हैं, बट हम जिस एक चैप्टर की बात आज करने वाले हैं, अन्नपान विधि अध्याय, ये 27वां चैप्टर है। तो आप बोलेंगे सीधे 27वें चैप्टर से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये खान और पान जो आहार हैं, अन्न और पन्ना, उसकी बात करते हैं तो हमने सोचा यहाँ करेंगे। हालाँकि चैप्टर नंबर 1 बात करता है लॉन्जेविटी की, कि आप अगर ज़्यादा दिन तक जीना चाहें तो आपको क्या करना चाहिए? इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी मौका मिला तो करेंगे उसकी बात। तो हम चरक संहिता को कोट कर रहे हैं और एक बात और आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन, विनती रिक्वेस्ट ये भी है कि कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ किसी को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। एक किताब है, एक रिसोर्स है, उसको पढ़िए और उसमें से जो चीज़ें निकल के आ रही है, उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर इसमें इंटरेस्ट आता है, आप बिल्कुल खुद भी जाएँ आगे और इसको रिसर्च करें और देखें।
जो लोग लाइव जॉइन हो पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जॉइन हो पा रहे हैं, वो बाद में वीडियो देखें और अगर आपको अच्छी लगती है ये जानकारी जो शायद मुझे भी पहली बार पता चल रही है, लोगों में ज़रूर शेयर करें। तो मैं नाम लेना चाहूँगा खासकर देवेश पांडे जी का जिनका फ़ोन आया कि क्या मैं अपने मित्रों में शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल शेयर कीजिए। ये कुछ प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं जानबूझकर ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जिससे कि जहाँ मेरी आँखें खुलती है, मैं सोचता हूँ कि आगे भी थोड़ी खुल जाएँ। तो बात करते हैं अन्ना-पाना अध्याय की। फूड जिसको चरक संहिता में बोला गया है कि सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है या तो स्वास्थ्य का, नहीं तो बीमारी का। जब भी आप एक होलसम डाइट, एक अच्छा संपूर्ण खाना खाते हैं, वो आपके शरीर को ऊर्जा देता है, साथ में आपकी शरीर की जो बीमारियाँ हैं, उनका इलाज भी करता है। तो अन्न तो बेसिकली अन्न मतलब जो सीरियल्स हो गए, जो जैसे राजीव जी गुड इवनिंग। जैसे अन्न में चावल हो गया, गेहूँ हो गया और पन्ना। अब बेवरेजेस हो गए, जो पीने की जो वस्तुएँ हैं उनको अन्न-पाना दोनों की बात करते हैं। 12 कैटेगरी हमने खाने की चीज़ों की बात की थी पिछली बार में और वापिस एक बार उसका याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि उसमें से कुछ कैटेगरीज़ में आज हम डीप डाइव करेंगे। सबसे पहले शुकधान्य जो कि कॉर्न होता है, जिसमें राइस हुआ, व्हीट हुआ, आपकी बार्ली आई। शमी-धन्य जो दाल होते हैं। तीसरा है मांसावर्ग जो मीट और मीट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। शका वेजिटेबल्स सब्जियाँ, फला जो फल होता है, हरिता ग्रीन वेजिटेबल सैलेड, मद्य जो वाइन या फर्मेंटेड लिक्विड्स होते हैं, अम्बु वाटर किस तरह का पानी आप पीते हैं और बड़ी कमाल की चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर में बात आई तो मात्रा बताई गई है कि अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं, उसे उबालें बिना उबाले तो आयुर्वेद में पानी पीने की मनाही है और पूरे का पूरा वो पानी है उबल के एक ख़ास हिस्सा बचेगा उसको पीने की बात करी जाती है और खाने में हमेशा गुनगुने पानी के साथ ही खाना खाने की सलाह, ठंडे पानी से बचने की बातें, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई मुझे। तो अम्बू के बाद है अ, गोरशा बोलते हैं, गोरस जो दूध या दही, डेयरी की जो चीज़ें हुई। फिर इक्ष्वाकु वर्ग या विकरा बोल सकते हैं जो शुगर केन से रिलेटेड जो चीनी और हाय सुगाता चीनी और जो शक्कर से जो मतलब शुगर केन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक अलग ही 10वां जो अध्याय है वो है। कृतन्ना जो फूड प्रिपरेशन है, जो बनी-बनाई चीज़ें होती हैं और लास्ट में है आहार उपयोगी जो खाना बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हालाँकि मोटा-मोटा एक आप किताब पढ़ रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी किताब है, बाद में उसकी ज़िक्र होगी। द हिस्ट्री ऑफ आवर फूड इन इंडिया बाय डॉक्टर केटी आचार्य इन्होंने 2000 में किताब लिखी थी, बैंगलोर में है बेस्ड। तो हमारे वैदिक समय से 2 कॉन्सेप्ट खाने की चीज़ें हमेशा बात की जाती हैं, कच्चा खाना और पक्का खाना। बोला पक्का खाना क्या मतलब? कच्चा मतलब जो चीज़ें आपने अभी के अभी पकाई और उसका सेवन अभी करना है, जैसे चावल, दाल, सब्जियाँ। हमारे यहाँ वैदिक समय से ही 2-4 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को आ रही हैं, जो उस बुक की अलग-अलग चैप्टर्स में है कि खाना बनाने के लिए तो जो घर होता था, जो जिस घर में खाना बनता था हमारे यहाँ उसको भंसा घर बोलते हैं। जो किचन होता था, वहाँ पे जो भी किचन में काम करने वाले हैं, उनको नहा-धोकर साफ-सुथरे कपड़े पहनकर अंदर जाकर खाना बनाना होता था। खाना जब तक पक ना जाए पूरा, तब तक बाहर आने की अनुमति नहीं है। अगर आप बाहर आ गए, तो आपको वापस स्नान करके जाना होगा। बताइए। खाना कच्चा जो है, जो कि अभी पकाया गया है, उसे इमीडिएटली इस्तेमाल करना है, दूसरे समय के लिए खाना बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि शायद तभी रेफ्रिजरेशन और ये सब सुविधाएँ नहीं थी। पक्का खाना किसको बोलते हैं? और ये जो कच्चा खाना था, ये किसी शेयर नहीं करते हैं। पक्का खाना ये है, घी में किसी चीज़ को फ्राई कर दिया, तो वो ज़्यादा देर तक लॉन्जेविटी उसकी हो जाती है। जैसे पकौड़े हुए, जैसे वो चकली बनती थी वो पड़ोसियों को दी जाती थी, वो बाहर बाँटी जाती थी क्योंकि उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम हो गए। तो एक हाइजीन के ऊपर में चैप्टर है जो वैदिक समय में कैसे हमारे यहाँ कल्चर में आज से और कमाल की बात है 3500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। 3500 साल पहले जो हाइजीन है उसका ख्याल कैसे रखा जाता था। तो बात करेंगे उसकी आगे। अभी खाने की बात पे आते हैं, तो आयुर्वेद में लिखा गया है खाना जिसमें सही रंग हो, जिसमें सही स्मेल हो, गंध हो, जिसका स्वाद अच्छा हो,
जिसको छूने से आपको अच्छा महसूस होता है, जिसको सही समय पर सही मात्रा में खाया जाए, मौसम के हिसाब से खाया जाए और देश के हिसाब से खाया जाए, तो ये हमारी शरीर में लाइफ और वाइटैलिटी दोनों को बढ़ाता है। ये 8 चीज़ों का ख़्याल रखने की बात है। अभी अगर आप होलसम खाना संतुलित खाना खाते हैं, तो ये आपकी अग्नि को इम्प्रूव करता है, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके मन को शांति देता है, शरीर के अलग-अलग एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर रखता है, आपको ऊर्जा देता है, आपको तेज देता है और आपके जितने 5 इंद्रियाँ हैं, उनको सही से चलने की खुराक देता है। वहीं अनहेल्दी डाइट जो खाना सही नहीं है या लाइफ़स्टाइल जो सही नहीं है, वो 3 इम्बैलेंस चालू करती है हमारी बॉडी में, दोष बोलते हैं उनको, धातु दोष, दोष और रसा दोष। इन तीनों को मिला के बीमारियाँ आगे बढ़ जाती हैं। तो इंग्लिश में बीमारी को क्या हम बोलते हैं? डिसईज़। जो ईज़ है उसका खत्म हो जाना इज़ डिसईज़। अभी अग्निवेश जी का बोलना है कि बाय नेचर पानी जो है वो मॉइस्चरिंग का काम करता है खाने में, जो भारतीय खाना है। सॉल्ट जो नमक है वो लिक्विफाई करता है। किसी चीज़ में आप नमक डालिए तो उसमें से पानी निकलना चालू होता है। अल्कली क्षार जिसको बोलते हैं, ये डाइजेशन में मदद करता है। क्षार हमारे यहाँ यूज़ कम होता है, लेकिन मैंने असम में अगर सौरभेंद्र सुन रहे हो तो बताएँगे, वहाँ पे चीज़ों को जलाकर और उसकी राख को भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ भी वही लॉजिक है कि ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो उसको अम्लीय करने के लिए क्षार का इस्तेमाल होता है। हनी, शहद को बोलते हैं सिंथेसाइज़िंग है, ये शरीर की अलग-अलग चीज़ों में शहद मदद करता है। घी एक स्निग्धता देता है खाने में। एक जो हम किसी तेलीय चीज़ को खाते हैं और मुँह में एक स्वाद आता है ना, रिचनेस की फीलिंग, उसको अनकॉटिशनेस कहते हैं। अ, दूध, मिल्क इसको बोलते हैं कि ये जीवन देता है। मीट स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है और अगर आप बीमार हो गए हैं तो जल्दी से बीमारी से आपको निकलने में जो ताकत चाहिए वो मीट देता है। साथ के साथ सूप ऑफ मीट जो है वो नरिशमेंट देता है। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आएँगी जो अभी के समय में हम शायद प्रैक्टिस में नहीं है। बट ये खाली ये मानकर सुनिएगा और जानिएगा कि ये 3000 साल पहले की बात है, तो उस समय में और अभी के खान-पान में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और उसमें बहुत-बहुत बदलाव आते हैं समय के हिसाब से। अ, अंचल स्वागत है आपका, गौतम जी मिश्रा जी स्वागत है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिएगा, जो-जो चीज़ें हम आज बात करने जा रहे हैं। कुछ आपकी भ्रांतियाँ भी टूटेंगी, रोजी स्वागत है आपका, कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी पक्का मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्न की, जो शुक धान्य है, जो अन्न जो होता है उसमें। अब इसमें सबसे पहले चावल की बात कर रहे हैं और चावल में सबसे अच्छा जो चावल माना गया है वो है रेड राइस। इसको बोलते हैं रक्तशाली होता है। ये शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है। उसके बाद जो लंबी वाली जो राइस आती है, बिग राइस, उसको महाशाली बोला गया है और सुगंध का बासमती, ऐसे-ऐसे करके 15 अलग-अलग वैरायटी चावल के उसमें बताए गए हैं और आप ये दंग हो जाएँगे कि उस समय में इतनी वैरायटी और इतनी डिटेल्ड बात हर एक वैरायटी के ऊपर में लिखा जाना बहुत कमाल की चीज़ है। जसवाल जी और संध्या जी स्वागत है आपका। जैसे चावल में बताया गया है कि ये ठंडी होती है तासीर इसकी मीठा होता है खाने में अ, थोड़ी गैस माइल्डली बढ़ा सकता है, थोड़ी कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है। स्निग्ध होता है इसमें अनकॉट मतलब एक खाने के बाद मुँह में एक तैलीय फीलिंग आ सकती है। काफ़ी ताकतवर होता है। डायूरेटिक का काम करता है। तो चावल अगर आप खाएँ तो आप पेशाब ज़्यादा होगी। अभी इसमें जैसे मैंने पहले ही बोला कि रेड राइस को सबसे अच्छा बोला गया, उसके बाद जो बिग राइस है, जो लंबी-लंबे दाने वाले होते हैं, उनको अच्छा बोला जाता है। एक षष्टिका राइस है। अब षष्टिका मतलब 60 जो 60 दिन में अब पापा और बाकी लोग जो सुन रहे हैं बताएँगे कि 60 दिन में जो एक चावल निकल के हार्वेस्ट होती थी 2 महीने में उसको षष्टिका बोलते थे और एक दूसरी है राइस अ, बताइए 3000 साल पहले जिसका नाम है व्रीहि। ये व्रीहि उस तरह की चावल है जो पकती है बारिश के समय में। अभी श्याम का राइस है अ, इसको बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं। अब ये व्रीहि, षष्टिका इन सब की अलग-अलग अपनी-अपनी प्रॉपर्टी बताई गई है। जैसे षष्टिका की बात करें तो ये ठंडा होता है, तैलीय होता है, हल्का होता है खाने में और मीठा होता है।
वहीं व्रीहि की बात करें, जो चावल बारिश के समय में तैयार होता है, उसको मीठा बताया गया है। हालाँकि पचने के बाद वो डाइजेशन के बाद वो खट्टा हो जाता है। अब बताइए, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई खाने की चीज़ जो है, वो डाइजेशन के बाद मीठी-खट्टी क्या होती है और उसका क्या प्रकार या शरीर पे क्या उसका असर होता है। ये जो व्रीहि चावल है जो गर्मी के बारिश के समय में तैयार होता है, इस चावल को बोलते हैं कि ये पचने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और पित्त की जो प्रकृति है उसको बढ़ाता है। अब बताइए, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं देख लेते हैं। चंचल बोलती है हाँ, साठी चंचल। तो साठी अभी साठी तो मैंने आलू में सुना था, ये चावल में मैंने यहाँ षष्ठी का पहली बार सुना, तो अगर आप लोग और कुछ जानकारी है तो ज़रूर शेयर कीजिए। ये हो गई चावल के बारे में और चावल एक मुख्य खाना था वैदिक काल से ही हमारे यहाँ और आप एक और चीज़ जो पिछले टॉपिक में मैं और पापा डिस्कस कर रहे थे कि चावल, जौ आप देखेंगे हमारी हर पूजा की पद्धति में इस्तेमाल होता है। चावल, जौ, तिल, काला तिल और आपको इन तीनों चीज़ों की जानकारी इन वैदिक लिटरेचर में बार-बार मिलेगी, साथ में उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बड़ी डिटेल में बताई गई है। यवा जिसको बार्ली बोलते हैं, जौ बोलते हैं, उसको ड्राई बताया गया है, ठंडा बताया गया है, कूलेंट का काम करता है। अभी आप में से पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने बार्ली देखी है, वो अ, पीले कलर की टिन की डिब्बी में आती थी और जब भी हम बीमार होते थे ना, बीमारी से उठने के समय या खाना नहीं पच रहा होता था, तो बोलते इसको बार्ली पिलाओ। तो पानी में मिला के उसको बॉयल करते थे और वो बार्ली हमें पिलाई जाती थी। पथ्य भी बोला जाता है, तो पथ्य आयुर्वेद में एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो आदमी बीमार होता है, तो उसको इमीडिएटली बीमारी के बाद जब भी बीमारी से निकलते हैं, खासकर बुखार वगैरह से, तो उनको खाने में ऐसी सुपाच्य चीज़ें दी जाती हैं, उनको पथ्य बोलते हैं। अभी भी याद है, वो बहुत पतली फुल्की वाली रोटी दूध में डाल के उबला हुआ परवल बुखार में, तो खाना ही बंद हो जाता था। और इसमें हमारा गैंग हुआ करता था और हमारी एग्रीमेंट थी कि अगर मुझे बुखार हो तो चंचल, अंचल वो चुरा के कुछ खिलाती थी और उनको बुखार होता था, हम चुरा के उनको कुछ खिलाते थे। और होम्योपैथी की दवाइयाँ चलती थी, तो उसमें मीठी-मीठी गोलियाँ और डॉक्टर साहब आकर के तो बुखार से हमें बहुत डर लगता था बचपन में कि बुखार लगा मतलब खाना-पीना बंद। सुगाता लिख रहे हैं एज़ पर आचार्य भागवत इन एंशिएंट टाइम्स देयर इज़ नथिंग लाइक टी। बिल्कुल आप चाय की जो है चाय चाइना से होते-होते आगे आई है। हालाँकि अलग-अलग तरह के पेय पाए गए हैं। हम सुगाता उसके ऊपर आएँगे कि अ, आर्यन समय में, वैदिक काल में क्या चीज़ें थी जो हमारे पूर्वज पिया करते थे एज़ ड्रिंक बात करेंगे उसकी। चंचल कुछ लिख रहे हैं अपने छठ पूजा में इसी चावल का उपयोग होता है। अच्छा, साठी चावल का, बताइए। मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी अभी धीरे-धीरे हो रही है जो आप लोगों को पहले से मालूम। अच्छी बात। तो हम बात कर रहे थे यव की, जो बार्ली या जौ बोलते हैं, तो उसको ईज़ी टू डाइजेस्ट बोलते हैं, मीठा है, एस्ट्रिंजेंट है। एस्ट्रिंजेंट मतलब थोड़ा कसैला भी होता है स्वाद उसका। ये जिन लोगों को गैस की बीमारी है, तो उनमें थोड़ी गैस पैदा कर सकता है ज़्यादा और ये फीकल मैटर बढ़ा देता है। तो अगर जो जौ खाएँगे तो उनका पेट साफ हो जाएगा। कफ को बैलेंस करता है, शरीर को ताकत देता है। जौ स्टेबलाइज़ करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग बोला गया है इसको। साथ के साथ जौ के साथ बाँस के बीज की बात की गई है। तो बाँस का बीज तो हमने अभी तक खाने में सुना नहीं बट उस समय बाँस के बीज की भी प्रॉपर्टी काफ़ी डिटेल में बताई गई है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक सुख धान्य है जिसकी चर्चा हुई है वो है गोधुमा। अब गोधुमना मतलब गोधुमना, गेहूँ को गोधुमना बोलते थे तभी की भाषा में। इसको बताते हैं कि जैसे घाव को भरने में जो अलग-अलग चीज़ें होती हैं वैसे ये घाव को भरने जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है। ये आपके शरीर को स्वस्थ करने में मदद करता है, मीठा होता है, तासीर इसकी ठंडी होती है, ऊर्जा देना, नरिश करना, अ, आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको भी इंक्रीज़ करता है। मुँह में खाने के बाद एक मिठास भी आती है, थोड़ी ऑयलीनेस भी आती है। पचाने में थोड़ा चावल के कंपैरिज़न में जो गोधुमना है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और इसमें 2-3 वैरायटी की बात की गई है, जैसे नंदीमुखी और माधुली गेहूँ जो उस समय की जो वैराइटीज़ हैं, उनकी चर्चा की गई है। तो ये हो गई आपकी कॉर्न्स की सुख धान्य की बात जो खाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी, जो मेन खाने की सोर्सेज़ थी। अभी आगे आते हैं सेकंड कैटेगरी पे जिसको बोलते हैं शामी धान्य।
शमी धनिया मतलब पल्सेस, जो दाल, अब तो दाल कौन-सी खाई जाती थी 3000 साल पहले हमारे पूर्वज आर्यन सभ्यता में, जब भी अच्छा ये सभ्यता जो हम बात कर रहे हैं, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो नहीं कर रहे हैं, हम उसके बाद की बात कर रहे हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो गायब हो गई और फिर हमारे पूर्वज जो आर्यन्स थे, वो रशिया की तरफ से आए और धीरे-धीरे करके वो जहाँ-जहाँ भी नदी के किनारे बसते चले गए और उन्होंने खेती चालू की। हालाँकि उनका एक जो जानवरों के ऊपर जो लगाव था, वो बहुत था। अ, गाय साथ में पालना, शीप रखना, अ, गोट्स रखना, ये सब हमारी पूरी कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था। तो अभी शमी-धनिया पे आते हैं और दाल की जो हम बात कर रहे थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट दाल आयुर्वेद के हिसाब से, सबसे अच्छी दाल जिसको बताया गया है, उसको बोलते हैं मुदगा। मुदगा मतलब ग्रीन ग्राम मतलब हमारी मूँग, जो मूँग दाल है, उसको सबसे अच्छा माना गया है। ये एस्ट्रिंजेंट होता है, कसेला होता है, हालाँकि खाने में मीठा लगता है, सूखा है, इसकी तासीर ठंडी होती है। अ, पचने के बाद ये पंजेंट हो जाता है। पंजेंट मतलब अ, पंजेंसी क्या बोलूँ? जैसे आप प्याज खाते हो तो जैसे झाँस लगती है ना, उसको पंजेंट बोलते हैं। पचने में आसान होता है, तो जिनको भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको मूँग दाल आसानी से खा सकते हैं। ये शरीर की अलग-अलग चैनल्स को क्लीन करता है और आपके शरीर में कफ और पित्त के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो आई विल रिपीट अगेन, आयुर्वेद के हिसाब से, चरक संहिता के हिसाब से नंबर 1 दाल जिसको बोला गया है, वो है मूँग दाल और बंगाल में, बिहार में इसका काफ़ी इस्तेमाल देखा जाता है। अ, एक तो है बिना उसको भुने हुए जो दाल बनती है वो और एक भुनने के बाद बनती है स्प्लिट करके। चंचल कुछ लिख रही हैं, अपने छठ पूजा में वो पढ़ लिया मैंने। कोदो पहले खेती होता था अपनी बिहार में। हाँ, कोदो चावल और एक और चीज़ आप मानिए कि चावल की जो इतिहास है ये भारत से ही निकली है और आगे आगे बढ़ी है। हालाँकि हमारे यहाँ वाइल्ड राइस अभी भी नदियों के किनारे में पाई जाती है। तो सामा, कोदो अब पता नहीं शायद उन्हीं को बोलते हैं, आप लोग और जानकारी देंगे मुझे। हालाँकि यही चावल जो है ये अलग-अलग तरीके से खाई जाती है। तो इंडोनेशिया में अलग राइस हो गई, जो ओरिएज़ा सटाइवा है, जो हम इंडिया में खाते हैं। वही जापानिका है, जो कि जापान में खाई जाती है। तो वो चावल को फिर केक फॉर्म में बना के, नूडल्स बना के खाते हैं। स्टिकी होता है उनका चावल, हमारे यहाँ हाथ से खाते हैं। तो जैसे-जैसे ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं इसको। एक डॉक्टर कीर्ति आचार्य की किताब में एक चैप्टर भी है कि घास को कैसे सेलेक्टिवली ब्रीड करा-करा के हमने अन्न बना लिया कि ये अन्न अच्छा है, इसकी ये वैरायटी अच्छी है, तो इसको आगे बढ़ाओ करते-करते ये हज़ारों साल तक चली है और तब जाकर के ये हमारे खान-पान में ये चीज़ें आ पाई हैं। अच्छा, कुछ और कमेंट्स आ रहे हैं, नो आर्यन्स नॉट आउटसाइड, इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड दैट इट्स नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वैदिक एरा। बिल्कुल सही है। आप जो बता रहे हैं राजीव जी, आर्यन्स के आने के बाद ये हड़प्पन सभ्यता के समय में वेद का प्रचलन नहीं था। उसके बाद ये वेद और पूजा की विधि और ये सब चीज़ें धीरे-धीरे, जैसे अश्वमेध यज्ञ होना, गाय को प्रमुखता देना, ये सब वैदिक कल्चर उसके बाद शुरुआत हुई है। तो मेरा बोलना ये था कि हम हड़प्पन सभ्यता की खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके बाद के खाने की बात कर रहे हैं, जो कि आपको मैदानों में नदी के किनारे मिलती है, जहाँ पे खेती काफ़ी देखी गई है। इट्स ओनली हाइपोथेटिकल बाय रोमिला थापर एंड इरफान हबीब, कम्युनिज्म फॉलोड हिस्टोरियन बिलीफ एंड इम्पोज्ड। अच्छा जी। देखिए, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम तो अभी सीधे-सीधे चरक संहिता की बात करेंगे और मैं एक और किताब को कोट कर रहा हूँ, द हिस्ट्री ऑफ फूड इन इंडिया, रिटन बाय कीर्ति आचार्य जी। और एक टाइलर सेन करके महिला हैं, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और फूड के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, तो उनको थोड़ा कोट करेंगे। आपकी जानकारी बिल्कुल शेयर कीजिए। तो हम बात कर रहे थे मूँग की, मूँग को सबसे अच्छा दाल माना गया है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है माशा। अब माशा जो है ब्लैक ग्राम बोलते हैं उसको, उड़द दाल, एक्सीलेंट एफ्रोडिसियक, ये गैस को कम करता है, स्निग्ध होता है, इसमें तैलीय प्रकृति देखी गई है, गरम होता है, अ, मीठा है खाने में, थोड़ा पचाने में डिफ़िकल्ट होता है उड़द दाल, अ, ताकत बहुत देता है और जो फीकल वॉल्यूम है, जो जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, उनको उड़द दाल देने से ये इम्प्रूव भी करता है। इसमें फर्मेंट होने के बाद और ज़्यादा गुणवत्ता देखी गई, जो हम आगे की बात करेंगे। तो उड़द दाल को खासकर इडली और जो साउथ के जो प्रिपरेशंस हैं, उसमें काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पे है राजमशा, काउपी काउपी
या जिसको सफेद राजमा बोलते हैं, लोबिया बोलते हैं। इसको लैक्सेटिव बताया गया है, खाने में पैलेटेबल होता है। जिनको भूख कम लगती है उनके लिए अच्छा बताया गया है इसको। कसेला होता है, हालाँकि हेवी होता है, तो हेवी को गुरु बोला गया है चरक संहिता में। उसके बाद आती है हॉर्स ग्राम, कुलथा, काला चना जो है उसकी बात है। ये गरम होता है, ये कसेला होता है। आप याद कीजिए, हम बॉयल करते हैं उसको तो पानी तो कसेला ही होता है, उसका फेंकना पड़ता है। खाने के बाद ये खट्टा हो जाता है पेट में। अ, मर्द लोग ध्यान से सुने, सीमेन को कम करता है। बल्क बढ़ाता है फीसेस का। जिन लोगों को कफ की शिकायत है, कसा, जिनको हिचकी आती है, हिक्का, जिनको सांस की तकलीफ है, श्वासा, जिनको पाइल्स हैं, जिसको अर्श बोला गया है, उनको ये काला चना देने से फायदा देखा गया है। इंटरेस्टिंग चीज है। उड़द की बड़ी यूज्ड एज वेजिटेबल, बिल्कुल सही बताया आपने। उड़द की बड़ी इस्तेमाल होती है और पापड़ भी होता है। पापड़ का नाम भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आया है, तो आप आगे आपसे शेयर करेंगे उसको। उसके बाद जो दाल है उसमें मोठ बीन की बात की गई है। मक्षुता, ये मीठा होता है, मधुर। मधुर मतलब स्वीट होता है। ग्रही है, ये एब्जॉर्बेंट है, ग्रहण करता है, तो माइल्ड कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है। रुक्ष है, सूखा हुआ है। शीतल है, कूलेंट है इन द प्रॉपर्टी। एंड इसका इस्तेमाल रक्त पित्त बीमारियों में होता है। तो जब भी नाक से जिन लोगों को खून बहने की शिकायत होती है, या फिर जिन औरतों को, माताओं बहनों को हेवी ब्लीडिंग होती है, उनको मोठ दाल खाने की सलाह चरक संहिता में है। और साथ के साथ फीवर में चरक ये मोठ दाल देने की बात की गई। उसके बाद बहुत सारे दाल की बात की गई है। 3 दाल को एक साथ इकट्ठे करके उनकी प्रकृति बताई है। एक है काबुली चना, चिकपी, मसूर और मटर। इन सबको लघु बताया गया है। लाइट, पचने में आसान है, ठंडे हैं, मीठे होते हैं, थोड़ी कसैलापन होती है, सूखे होते हैं और पित्त और कफ को बैलेंस करने में मदद करते हैं। उसके बाद बात आती है तिल की। अब ये थोड़ा आश्चर्य है कि शमी-धान्य में तिल का भी जिक्र है। अब तिल को स्निग्ध होता है, मुँह में तेलीय स्वाद देता है, गरम होती है प्रकृति इसकी, मीठी होती है स्वाद, थोड़ी बिटर होती है, एस्ट्रिंजेंट। तो तिल के लड्डू अगर आप खाएँ तो आपको थोड़ी बिटरनेस महसूस होती है। हालाँकि ये ताकत बहुत देती है, तो आप इसको गौर से जोड़ करके देखें, तो तिल का इस्तेमाल हमारे यहाँ हर एक फंक्शन में होता है। तिल के लड्डू बनना, खासकर याद कीजिए वो मकर संक्रांति का समय होता था, तभी तिल का लड्डू कंपल्सरीली बनता था। खासकर ये भी देखा गया है, जो केटी आचार्य की किताब है उसमें, कि बार्ली जो जौ है, उसको रोस्ट करके, पीस कर, उसमें घी मिला करके और उसका बॉल बनाना, फिर उसको ऊपर में शहद लगा करके एक लड्डू के जैसा ये काफ़ी फ़ेमस था मिठाई में उस पुराने समय में। तो ये तिल की बात हो गई। अभी हम आते हैं थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, क्लासेस ऑफ मीट। अभी चरक संहिता के हिसाब से नंबर 1 सुखधन्य, नंबर 2 शमीधन्य, नंबर 3 मम्स वर्ग, जो मीट और मीट रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो। तो अब इसमें बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, तो क्या फिर वेजिटेरियनिज्म उसके बाद शुरू हुई? हाँ, इसके ऊपर में काफ़ी रिसर्च है जो बताता है कि वेजिटेरियनिज्म एज़ अ फिलॉसफी हिंदुइज़्म में बहुत पहले नहीं थी, वैदिक काल में नहीं थी। बट जैसे-जैसे बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस बढ़ा, जैनिज़्म की भी इन्फ्लुएंस आई, तो बहुत सारे हिंदुओं ने भी उस समय में अपनी जो नेचुरल जो खाने की जो जिसमें सब मीट वर्ग सारे खाते थे, वो धीरे-धीरे छोड़ के वेजिटेरियनिज़्म के आगे बढ़े। उसके ऊपर हम कभी दूसरे दिन बात करेंगे। क्लासेस ऑफ मीट नंबर 1 प्रशाहा। ये प्रशाहा जो वैरायटी है, ये ऐसे एनिमल्स या बर्ड जो कि अपना खाना छीन कर खाते हैं। टियरर बोलते हैं इनको, कि ये या तो अपने नाखून से या फिर नोच कर खाना, या फिर बात करेंगे उसके और डिटेल में। सेकंड नंबर पे है भूमिष्य। भूमिष्य मतलब जो ज़मीन के अंदर रहने वाले जानवर होते हैं, वो सेकंड कैटेगरी है मीट ओरिएंटेड फूड में। अनुपा, अनुपा मतलब जो कीचड़ के आस-पास रहने वाले, मार्शी लैंड में रहने वाले जानवर। उसके बाद वरिष्य, वरिष्य मतलब एक्वेटिक, पानी के अंदर, पानी में रहने वाले। वरीचर, पानी में रहने वाले पक्षी। छठा जंगल, जंगल में रहने वाले, ड्राई फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल, वो छठी कैटेगरी में है। विष्किरा, इसको बोलते हैं गैलिनियस बर्ड, लाइक टर्की, ग्राउ, चिकन।
ऐसे पक्षी जो कि बल्की होते हैं और जिनका गैल होता है, गैलिनस बर्ड्स। लास्ट में सबसे है प्रतुडा, पिकर बर्ड्स। अ, अभी इसमें छोटी-छोटी चिड़िया होती हैं, उनका नाम है। तो टोटल 8 अलग-अलग मीट के प्रकार बताए गए हैं। हालाँकि आप इसमें बाद में और डिटेल बताऊँगा तो आपको 2 और प्रकार निकल के आएँगे जो जिसकी बात की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशाहा, जो कि उम, अपनी चीज़ों को चबाकर खाना, छीनना या शिकार करना। तो इसमें मैं खाली जानवरों के नाम मोटे-मोटे बताऊँगा। इसमें काऊ, म्यूल, एस मतलब घोड़ा, ऊँट, पैंथर ऐसे करके बड़ी आश्चर्यजनक है, अलग-अलग तरह के जानवर हैं। टोटल 29 तरह के अलग-अलग जानवर हैं, जिनको प्रसाहा वर्ग में रखा गया है, जिसको उसके मीट की भी अलग-अलग बाद में चर्चा होती है। उसके बाद आती है भूमिष्य वर्ग। अब भूमिष्य वर्ग बड़ी आश्चर्य की बात है, अलग-अलग तरह के साँप जो हैं, उनकी चर्चा है। फ्रॉग्स हैं, मोंगूज़ जो ज़मीन के अंदर रहने वाले छेद पोर्क्युपाइन हैं, उनकी बात की गई है। सी है अनुपा, अनुपा जो है जो कि मार्शी लैंड में कीचड़ में रहने वाले, तो इसमें जैसे जंगली सूअर हैं, याक है, राइनोसोरस जो क्या बोलते हैं राइनोसोरस एक सींग वाला, बफलो, भैंसा जो है जो पानी में रहता है, एलिफेंट है, एंटेलोप कुछ ऐसे हिरन हैं जो कि पानी और पानी से आस-पास में रहते हैं, डियर हैं, ये अनुपा श्रेणी में आते हैं, जो तीसरी श्रेणी है। उसके बाद की श्रेणी है 4 वरिष्या बोलते हैं, इनको एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले। तो जिसमें आपके कूर्मा हो गया जो कि टॉर्टोइस हो गई, क्रैब है, केकड़ा है, मछलियाँ हैं, अलग-अलग तरह के क्रोकोडाइल हैं, व्हेल मछली है, ऑयस्टर, स्नेल है, कैटफिश है जो मांगुर जिसको हम बोलते हैं, डॉल्फिन्स हैं और तो और मकर भी है, जिसको इंडियन जो घड़ियाल बोलते हैं उसको भी। तो ये वरिष्य एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनका खाने में इस्तेमाल होता था। उसके बाद आता है वरीचरा, ये खासकर वाटर बर्ड्स हैं, ऐसी चिड़िया जो हाँ, राजीव जी सही बोला आपने गेंडा, राइनोसोरस। तो वरीचरा वाटर बर्ड्स इसमें आपको हंस है, क्रेन है, अलग-अलग तरह के गूज़ हैं, तो टोटल 28 अलग-अलग तरह की प्रकार की चिड़िया की बात की गई है। तो अभी तो इलीगल है। अ, हमारे नानी के यहाँ पे एक अब इसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर में बरैला चौर को संरक्षित क्षेत्र रखा गया है, बट जब हम छोटे थे और जब ये संरक्षण नहीं था, तभी एक बड़ी डेलिकेसी होती थी, लालसर नाम का एक पंछी आता था। पापा बताएँगे वो तभी तो गाँव के जो मछुआरे थे वो पकड़ कर उसको रोड के साइड में बेचा करते थे और उसकी बहुत पॉपुलैरिटी और डिमांड थी। अभी आप नहीं कर सकते वो, अभी आप करने जाएँगे तो आपको आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो जब भी हम बात कर रहे हैं वरीचरा की, तो वही उस तरह की पक्षियों की बात है जो पानी में रहने वाले पक्षी थे। उसके बाद आती है जंगल। जंगल में सूखे में रहने वाले जैसे हिरन हो गए, जैसे खरगोश हो गया, जंगली शीप हो गई, जो भेड़ होती है वो, सांभर है। तो टोटल 17 तरह के अलग-अलग जानवरों की बात की गई है जिसका खाने में इस्तेमाल होता था। उसके बाद आती है विष्किरा। अब विष्किरा ये 7वीं प्रकृति तरह का जो खाना है जो कि उस समय 3000 साल पहले हम खाते थे। इसमें क्वेल हैं, फ़ीसेंट हैं, पीकॉक खाया जाता पीकॉक मीट वाज़ कंसिडर्ड अ वेरी डिलीशियस फूड। जो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, अभी संरक्षित है, आप उसको नहीं ना आप उसका पंख बेच सकते हैं, ना आप लेकिन उस समय खाया जाता था। टोटल 21 तरह के 21 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर लिस्टेड इन दीज़ काइंड ऑफ एडिबल बर्ड्स जिसमें कॉक भी है, जो जंगली मुर्गा है और यहाँ तक बोला गया है जो जंगल फाउल जो है, जंगली जंगली मुर्गी जिसको बोलते हैं, पूरी दुनिया में भारत से ही फैला है। तो सबसे पहले भारत में ही जंगल फाउल का इस्तेमाल खाने में इस्तेमाल चालू हुआ था। सबसे आखिर में प्रतुडा, पेकर बर्ड्स बोलते हैं, जिसमें आप वुड पेकर जो ठक-ठक करने वाले हैं उसमें, जैसे मैना है, बुलबुल है, अ, कबूतर हैं, डोव हैं, पंडुक बोलते हैं, छोटी वाली आप बोलेंगे कैसे-कैसी खाने की चीज़ें बट खाई जाती थी उस समय में। स्पैरो जो गौरैया होती है छोटी वाली उसको भी खाया जाता था। कबूतर खाया जाता था। कबूतर तो मैंने अगर हमारे असम के दोस्त जॉइन हैं तो वहाँ अभी भी कबूतर मिलता है और कबूतर का मीट और अलग-अलग
डिफरेंट चीज़ें खाई जाती हैं। तो खाना बहुत हद तक कल्चरल होता है। उस समय के कल्चर में चलता था, अभी बहुत सारे कल्चर में अभी भी चल रहा है। बहुत सारी जगह परिवर्तन भी हुआ है, तो बात करेंगे उसकी आगे में। तो ये है मीट रिलेटेड वर्क। अभी ये जो 8 अलग-अलग मीट की टाइप और प्रकृति बताई गई है, रजी अभी भी हमारे चौर में जाड़े के दिनों में मिलते हैं। जी बिल्कुल, लोलैंड में मिलते हैं, चौर में मिलते हैं और हालाँकि अभी इल्लीगल हो गया है, खासकर वो जो विदेश से आने वाली जो चिड़िया हैं उनको मारना और खाना, बट आज से अब 40-50 साल पहले चलता था, कोई बात नहीं। तो जो क्वालिटी ऑफ फूड है, जो मीट की जो अलग-अलग एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, तो उसमें 5 जो अलग पहली प्रकृति है उसको साथ में रखा गया है। जैसे मीट फ्रॉम प्रसाह, टियरर, मीट फ्रॉम बरोवर जो मार्शी लैंड में रहने वाले हैं, जो एक्वेटिक हैं, जो वेटलैंड में रहते हैं, जैसे भैंसे की बात हुई, जैसे राइनोसेरस की बात हुई। उम, जो मछलियाँ हैं, जो पानी के अंदर रहती हैं और जो एम्फीबियस प्राणी हैं, उन सबको जैसे विरिचरा, वाटर, भुश्या, पानी के मिट्टी के अंदर रहने वाले, इन सब की जो मीट है उसको हेवी बताया गया है और ये गरम होता है, ऑयली होता है, स्निग्ध होता है, मीठा होता है। बलवर्धन बताया गया है इसको, इससे बल मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है इन चीज़ों को खाने से। ये 5 जो मीट की प्रकार बताई गई हैं, चरक संहिता के हिसाब से ये नरिशमेंट देती हैं। ये इस तरह की मीट खाने वाले एनिमल प्रोडक्ट्स खाने वाले लोग मोटे हो सकते हैं। इनमें एफ्रोडीज़ियक प्रॉपर्टी पाई गई है। ये वाता को, गैस को बैलेंस करता है। हालाँकि एक लाइन और बाद में अलग से लिखी गई है, ये सब खाने की चीज़ें उन लोगों के लिए ज़्यादा रुचिकर होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, जो रेगुलरली एक्सरसाइज़ करते हैं, जो जिनकी जो पेट की जो अग्नि है, जो स्ट्रॉन्ग है, वो इन चीज़ों को खा सकते हैं। अभी क्वेल, बस्टर्ड, जंगल, ये जो 3-4 अलग-अलग जो पेकर बर्ड हमने बात की, चाहे जंगल में जो पाए जाने वाले जानवर की बात की, इन सब के मीट को, जिसमें चिकन भी आ गया है, इसको लाइट बोला गया है। हल्का होता है, ठंडा होता है, तासीर जो इसकी ठंडी होती है, मीठा होता है, स्लाइटली एस्ट्रिंजेंट, हल्का कसैलापन देखा गया है और ये पित्त जिनकी ज़्यादा होती है, उनके लिए सूटेबल है, इस तरह का खाना खाना। अभी मैंने बोला था ना आपको, इन सब के बाद में 2 अलग से मीट वर्ग की बात की गई है। वो अलग मीट वर्ग है, एक तो गोट है, जो बकरी है और दूसरा शीप है, जो भेड़ है। तो इसके लिए बात की गई है, जो मांस गोट का, जो बकरी का होता है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है तासीर में, ना ही बहुत ज़्यादा हेवी होता है, ना बहुत ही ज़्यादा स्निग्धता वाला होता है। ये हर दोष के अलग-अलग जो दोष की जो हार्मनी है उसको मेंटेन करता है और ये ह्यूमन बॉडी एलिमेंट को नरिश करता है, तो इसको खाने की अनुमति है। शीप जो कि भेड़ का मीट होता है, उसको हेवी बताया गया है, वो ठंडा होता है, स्वीट होता है, नरिशिंग होता है। साथ के साथ अंडे के बारे में भी बात की गई है और अंडों को बोला गया है जिसमें अलग-अलग पक्षियों के अंडे हैं, ये जिनमें स्पर्म की कमी होती है उनको अंडे खाने की सलाह है, जिनको कफ की प्रकृति है, कफ की बीमारी है उनको अंडे खाने की सलाह है, जिनको दिल से रिलेटेड बीमारी है उनको अंडे खाने की सलाह है। मीठा होता है, नॉन इरिटेंट होता है और इमीडिएटली ताकत देता है, ये लिखा है चरक संहिता में अंडों के बारे में। बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई। मीट के ऊपर में मुझे नहीं मालूम था कि हमारे आयुर्वेदा में, हमारे चरक संहिता में मीट को इतनी प्रधानता दी गई है कि शुकधान्य, शमीधान्य के बाद मांस वर्ग आता है, उसके बाद आते हैं वेजिटेबल्स। बट आज हम वेजिटेबल्स पे नहीं जाएँगे क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ एक 40 मिनट का समय हो गया है। अभी हम थोड़ा-सा डिटूर लेते हैं और जाते हैं इसी से रिलेटेड इस टॉपिक पे कि आज से 3000 साल पहले हमारे पूर्वज अगर खाना खाते थे तो क्या-क्या खाते थे और कुछ उसमें और डीप डाइव कर सकते हैं क्या? तो मैं यहाँ पे कोट करने वाला हूँ द स्टोरी ऑफ आवर फूड्स बाय केटी आचार्य 2000 में आई थी। अभी आप किंडल एडिशन इसकी पा सकते हैं, किंडल पे पढ़ सकते हैं इसको। तो आर्यन कुकिंग जो थी, जो आर्य हमारे खाना बनाते थे उसमें सबसे बार्ली का इस्तेमाल काफ़ी देखा गया है और जैसे मैंने पहले बताया कि उसको रोस्ट करके, घी में मिला करके उसका लड्डू बनता था और जिसमें शहद लगी होती थी। चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। चावल को पानी में पकाते थे, चावल को दूध में भी पकाते थे। उसको बाद में फिर कर्ड के साथ, दही के साथ खाया जाता था, घी डाल के खाया जा सकता जा खाता थे खाते थे। तिल का इस्तेमाल भी होता था, चावल को तिल के साथ मिला के खाना, अलग-अलग मांस के साथ खाते थे, दाल के साथ भी खाते थे और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो मूरी है, जो पफ्ड राइस है, ये उनको तभी भी मालूम थी।
हमारे पूर्वजों को। तो जो पूर्वा से जो फॉसिल्स मिले हैं, उसमें कहीं-कहीं जले हुए सेसमी सीड्स के थक्के मिले और साथ में एक जगह मूढ़ी भी मिली है। तो ये भी लिखा गया है कि एक तो उसको रॉ खाते थे या फिर दूध में मिलाकर भी इसको खाया जाता था। चिवड़ा मिला है। चिवड़ा जो हमारे यहाँ गाँव में चूड़ा बोलते हैं उसको, यहाँ पे पोहा बोलते हैं महाराष्ट्र में, पृथका बोला जाता था उसको। सेम प्रोसेस, उसको पानी में सोक करना है, फिर उसको कूट करके एक फ्लैटन करना है। चित्रान्न नाम की एक स्पेशल डिश है जिसमें अलग-अलग तरह के सुखधान्य को मिलाकर एक साथ बनाया जाता था। दाल, मूँग दाल, माशा, उड़द दाल और मसूर दाल का अ, ज़िक्र देखा गया है। इनको जिसमें से मसूर दाल खासकर उड़द दाल को अ, सोक करके मतलब पानी में भिगो के फिर उसको कूटते थे, फिर उसको फर्मेंट करते थे और उनसे बनती थी वटका। वटका क्या? फ्राइड उड़द दाल के पकोड़े और देखिए उड़द दाल का इस्तेमाल हमारे यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंगली बरी के तौर पे किया जाता है और उसमें फर्मेंट किया जाता था। खीर एक बड़ी प्रसिद्ध चीज़ थी, बट खीर नहीं बोलते थे, खीरी का नाम था जिसमें चावल को दूध में पकाते थे और साथ में उसमें गुड़ डालते थे, तो वो खीर बनती थी। दाल का इस्तेमाल सूप के तौर पे होता था, वड़ा बना के खाते थे और प्रपतास बनते थे उनसे। प्रपतास मतलब पापड़। तो 3000 साल पहले से पापड़ खाने की सभ्यता है हमारे यहाँ। दूध का बहुत इम्पोर्टेंस दूध को जीवनदायिनी बोलते थे, एक्सट्रीमली पॉपुलर। दही का इस्तेमाल, फिर दही को और अ, दूध को मिला करके एक ड्रिंक बनाते थे जिसको बहुत ही रिफ्रेशिंग मानते थे और उसका बहुत इस्तेमाल होता था। अ, उन्हें ये भी मालूम था कि दूध कि में अगर आप नींबू निचोड़ें तो आप मिल्क सॉलिड को अलग कर सकते हैं और उससे जो अ, दधन्वत बनता था, उसको पनीर का प्रिमिटिव फॉर्म बोल सकते हैं आप। घी निकालने की कला हमारे पूर्वजों को मालूम थी। घी को बहुत ही उत्तम माना जाता था। जिनकी कैपेसिटी है वो घी खाते थे, जिन लोग घी नहीं खा सकते तब वो तिल का तेल या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे। है ना कमाल की बात? एक इंटरेस्टिंग चीज़ की बात है शिकरनी। शिकरनी मतलब क्या? ये हमारे अभी का जो शिखंड है, वो शिकरनी करके वहाँ पाई जाती थी। सही है, राजीव जी आप कढ़ी की बात कर रहे हैं। दाल और दही मिला के कढ़ी बनती थी। बेसन मिला के और दही मिला करके। हमारे यहाँ चलती है अभी भी। अभी एक और जो किताब में पढ़ी मैंने कि पहले जो अगर मान लीजिए आप बहुत दूर ट्रैवल कर रहे हैं और आपको दूध लेकर जाना है, तो दूध तो खराब हो जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेशन होता नहीं था, तो कैसे? तो हमारे पूर्वज कितने मतलब इंजीनियर्स थे, उनके पास जो कपड़ा रहता था, उस कपड़े को दूध में डुबो दिया, ठीक है? और दूध में डुबोने के बाद उस कपड़े को धूप में सूखने के लिए रख दिया आपने। तो क्या होगा? वो दूध सूख कर कपड़े में रह जाएगी। अब वो कपड़ा लेकर के वो फ़ोल्ड करके बाँध के गट्ठर में लेके चलते थे। जहाँ गए, जहाँ उनको दूध की ज़रूरत हुई और दूध नहीं अवेलेबल है, पानी गरम कीजिए, गरम पानी में उस कपड़े को डाल दीजिए। तो उसमें से दूध जो सूख करके पाउडर बन गया था, वो वापस दूध बन जाता था। है ना कमाल की चीज़? तो इस केटी आचार्य साहब की किताब में ये बात पता चली। सब्जियाँ कौन-सी खाते थे? कमल के बीज कमल का जो स्टेम होता है वो, कमल का जो जड़ होता है वो खाया जाता था। खीरा था, करेला था, अलग-अलग तरह के याम्स थे, ज़मीन के अंदर होने वाले ट्यूबर्स थे, पालक खाई जाती थी, खजूर था, आम था, जैक फ्रूट बहुत ही फ़ेमस फल था उस समय का, कोकोनट का इस्तेमाल मिला है, केले का इस्तेमाल मिला है, अंजीर है, अंगूर है, अ नींबू अलग-अलग तरह के पाए गए हैं। और जैसे तिल में हमने बताया घी है, सेसमी ऑयल है, मस्टर्ड और कोकोनट है। मसालों में टर्मेरिक, मस्टर्ड, बड़ी वाली पेपर, पिपली जिसको बोलते हैं, काली मिर्च, हींग, जीरा, अ, अदरक, लवंग, यहाँ तक विनेगर पाई गई है 3000 साल पहले। विनेगर किस चीज़ से बनाते थे? या तो शहद से बनाते थे, नहीं तो चीनी से बनाते थे, नहीं तो कटहल की विनेगर बनाते थे हमारे यहाँ। बताइए, खट्टेपन के लिए। अलग-अलग तरह के मीट को रोस्ट करके खाने की प्रथा देखी गई पिट्स में, घी डाल के उसको रोस्ट करना और फिर खाना। बाद में उसकी कभी बात करेंगे। मीट का प्रिपरेशन अलग-अलग फ्रूट जूस के साथ किया जाता था, अलग-अलग मसाले डाल के उसको पकाया जाता था। पायस बहुत फेमस था जिसको खीर भी बोलते हैं और नमक 3 तरह की पाई गई है। बताइए, एक तो सी सॉल्ट हो गई जो कॉमन है, दूसरी हिमालयन रॉक सॉल्ट,
जो पहाड़ों से जो नमक निकलता है, तीसरी काला नमक भी पाई गई है। और काला नमक जो होता है वो कुक्ड लवण होता है। जो पहाड़ से निकलने वाला जो नमक है उसको आग में पकाते हैं बर्तन के अंदर में गरम करके, तो उसमें जो केमिकल चेंज आते हैं, उससे सल्फर रिलीज़ होती है और वो एक अलग तरह की खुशबू होती है ना काले नमक की। ये खासकर हरियाणा में हिसार के आस-पास ये अभी भी होता है, लेकिन ये चला आ रहा है वैदिक काल से। तो ये थी हमारी एक छोटी-सी डीप डाइव ऑन द वैदिक फूड एंड चरक संहिता, और चरक संहिता के हिसाब से खाने के अलग-अलग क्या-क्या प्रकार थे। उम्मीद है कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। मुझे बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, और आपके कमेंट्स के लिए आपका धन्यवाद। कोशिश करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आएँ। अगर आपकी कुछ सलाह हो तो बिल्कुल मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू विकी, उम्मीद है आप वापस इसको देख पाएँगे। थैंक यू पापा, राजीव जी शुक्रिया, सुगाता, रोजी, अ अ, जायसवाल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू चंचल, आपने आज बहुत कंट्रीब्यूट किया। सुगाता, हम पेय के ऊपर में भी आएँगे, अभी तो हम 3 ही कर पाए हैं। कोदो की बात चंचल ने अच्छी याद दिलाई। थैंक यू राजीव जी फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू पापा। जसवाल जी शुक्रिया है आपका। और सेंधव नमन कहा जाता था, बिल्कुल सही कही आपने बात राजीव जी। और अंचल मिश्रा जी, देवांशी, श्वेतांक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। सी यू ऑल tomorrow with a new episode. Take care of yourself. Bye bye. Bye.